हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टेप। आज हम इस सेशन में जो है एचपी टेट मेडिकल 2022 में जो केमिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे और आपके लिए जो है ये हेल्पफुल भी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज CH3COOH, जिसे आप एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इज कॉल्ड ग्लेशियर एसिटिक एसिड बिकॉज वो कह रहा है कि एसिटिक एसिड को ग्लेशियर एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, इट इवापोरेट्स इन समर, इट इज इम्प्योर या नन ऑफ द अबव। अब देखो, जहां पे अपर हिमाचल साइड पे आप सभी ने देखा होगा कि जो एसिटिक एसिड जब वाटर में होता है तो उसके अंदर जो है, जहां टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में चला जाता है या कम होता है, तो वहां पे जो एसिटिक एसिड है वो ग्लेशियर्स फॉर्म में जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। That is why acetic acid is known as the glacier acetic acid because when it goes to freezing, ये जो है वो ग्लेशियर फॉर्म में अपने स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर लेता है। So the right answer is option A, that is it freezes during the winter. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर मेड ऑफ पॉलीमर। जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो किस पॉलीमर से बनी हुई होती हैं? योर ऑप्शंस आर नाइलन 66, रेयन, कैवलर या फिर डेक्रन। सो इसका राइट आंसर क्या? देखो, नाइलन 66 की बात करूं तो उससे जो है वो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं बन सकती हैं। रेयन क्या है? वो भी आपका फाइबर है। डेक्रन की अगर मैं बात करूं तो इट इज यूज्ड फॉर अनदर पर्पसेस। सो द बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन सी, दैट इज केवलर से जो है वो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है वो बनती हैं। ठीक, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो जो नाइलन 66 है वो क्या है? पैराशूट्स और स्विम वेयर बनाने के यूज आता है। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये भी किसी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। रेयन एक फाइबर है, उससे जो है वो कपड़े वगैरह बनते हैं। कैवलर दैट इज बुलेट प्रूफ जैकेट, बाईसाइकिल टायर्स एंड रेसिंग सेल्स के लिए जो है ये पॉलीमर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेक्रन। डेक्रन जो है वो निटेड वेयर एंड वूवन स्पोर्ट्स वेयर के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि जो भी ऊन से बने हुए हैं या जो फिर वूवन बुनाई करके जो चीजें बनाई जाती हैं वहां पे हम जो है वो डेक्रन का यूज देखते हैं। और ये चीज याद रखनी है क्योंकि नाइलन 66 से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में देखे गए हैं। या तो वो ये पूछ लेते हैं कि दैट इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर। सो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी किसकी कि हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स किसकी बनी होती है? कैवलर की। तो उसमें क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक कैवलर फाइबर का यूज किया जाता है। कैवलर शीट्स को जो है वो टुगेदर लेयर किया जाता है एंड देन आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होती है? फॉर्म होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या है? इस पोर्शन में उन्होंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कंपाउंड्स है और यहाँ पे मिक्सचर है। तो अब इस चीज को ध्यान से देखो, अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट जो है वो किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। मतलब ग्रेफाइट में आपको हर एलिमेंट जो है वो कार्बन देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर मैं ब्रास की बात करूं तो ब्रास क्या है? एक अलॉय है जो किससे बनता है? दो या दो से अधिक मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा। और एक है आपका यहाँ पे आइस। तो आइस क्या हो सकता है? आइस में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। वाटर क्या होता है? फॉर्मूला H2O, मतलब वहां पे दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। तो ये चीज क्या हो सकती है? देखो, एलिमेंट ग्रेफाइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में सारे के सारे एक ही टाइप के जो है वो एटम्स पाए जाते हैं। एलिमेंट क्या होता है? जो सिंगली एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर वहां पे सोडियम है तो सिर्फ सोडियम के एलिमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई ग्रेफाइट आपका क्या है? एलिमेंट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑल द एटम्स आर व्हाट? कार्बन एटम्स है। ठीक है। और आइस की अगर मैं बात करूं तो आइस क्या है? वाटर ही है। तो ये H और O को O के एलिमेंट्स को बना के मिला है। देन इट इज व्हाट? कंपाउंड है। टू एलिमेंट्स जब कंबाइंस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो वहां पे करते हैं। क्लियर? मिक्सचर की बात करूं सो ब्रास इज एन अलॉय, दैट इज ब्रास इज द मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। दैट इज व्हाई इट इज व्हाट? अलॉय जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ऑप्शन सी कि ग्रेफाइट आपका क्या है? एलिमेंट है। आइस आपका क्या है? कंपाउंड है। और ब्रास आपका क्या है? मिक्सचर। क्लियर है? और यहां से ये भी याद रखना कि ग्रेफाइट क्या होता है? आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। क्लियर? और ये जो है वो एज अ मॉडरेटर भी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। ठीक,
चलिए अब डेफिनेशन देख लीजिए। एलिमेंट क्या है? एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम एग्जिस्ट करता है और ये सारे के सारे मैक्सिमम जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। कंपाउंड की मैं बात करूं देन ये प्योर सब्सटेंस है, किससे बना होता है? वन टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो वहां पे कार्बन एक एटम यूज किया जाएगा और ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज किए जाएंगे, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर? ऐसे ही मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर आपका क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वहां पे रेशियो फिक्स्ड नहीं होती है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर that are not chemically bonded and mixture can be separated by using techniques like filtration, distillation से हम उन्हें अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एयर है वो क्या है? मिक्सचर है that contains elements also and gases also। ठीक, and then mixtures are of two types, that is homogeneous and heterogeneous। मिक्सचर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। होमो का मतलब क्या है? जहां पे आपको सेम कंपोजिशन देखने को मिलती है, सेम मटेरियल देखने को मिलता है। और हेट्रो का मतलब क्या है? जहां पे आपको डिफरेंट कंपोजिशन जो है वो देखने को मिलती है। लाइक अगर आप पानी में शुगर डिसॉल्व करते हो, तो अगर तो आपको पता है कि शुगर डिसॉल्व की हुई है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर से कोई आ रहा है उसको पूछो कि पानी में क्या डिसॉल्व है तो वो नहीं बता पाएगा जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करोगे। तो क्या है? देखने में सेम कंपोजिशन लग रही है, दैट यू कांट डिस्टिंग्विश कि उसमें शुगर डिसॉल्व है भी है या नहीं है, तो वो क्या है? सेम कंपोजिशन, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें सेम कंपोजिशन नहीं है, आप देख के ही पता लगा लेते हैं कि वहां उसमें क्या डिसॉल्व किया गया है। लाइक अगर आप सैंड प्लस वाटर को मिक्स करते हो तो आप पता लगा लेते हो कि पानी में क्या डिसॉल्व किया गया है? सैंड डिसॉल्व किया गया है। और ऐसे ही अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका मिल्क, क्योंकि आप देख के नहीं बता सकते कि मिल्क में कितना पानी डिसॉल्व है भी है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर मैं एयर की बात करूं सो एयर भी आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर के अंडर आता है, बिकॉज यू कांट डिस्टिंग्विश कि इस टाइम हमारी एयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, कितनी परसेंट ऑक्सीजन और कितनी परसेंट अदर गैसेज जो है एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। सो आई होप कि आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is the main constituent of cooking gas cylinders? तो कुकिंग गैस सिलेंडर्स के बारे में पूछो तो घरों में कौन सी गैस यूज होती है? एलपीजी यूज होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस जो होती है वो मेनली प्रेजेंट होती है? यहाँ पे आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मीथेन तो देखो सीएनजी में देखने को मिलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस में, क्योंकि मीथेन इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल गैस। इथेन यहाँ पे हो नहीं सकता, बच्चे प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो एलपीजी जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। बट अगर मैं मेन गैस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करती हूँ तो वो कौन सा है? ब्यूटेन है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्यूटेन जो है वो गैस सिलेंडर्स में यूज करी जाती है। अच्छा, अब आपने कभी कभी देखा होगा कि जब गैस सिलेंडर से गैस की लीकेज होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल जो है हमें आती है, तो वो स्मेल जो है वो किस केमिकल की वजह से आती है? दैट इज इथाइल मरकैप्टेन। इसकी वजह से आपको क्या है? वो लीकेज की स्मेल जो है वो देखने को मिलती है। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा क्या होता है आपके पास? Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट विद डेकाहाइड्रेट को आप क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा कहते हो। वो बोल रहा है कि जब आप वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन बना देते हो तो वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या नन ऑफ द अबव। सो दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि वॉशिंग सोडा जो है वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद जो बेसिक बिहेवियर देता है, क्योंकि जब आप डिटर्जेंट को पानी में मिक्स करते हो तो देखना वो सोपी सा टच देता है और वो सॉल्टी इन नेचर होता है। दैट इज वाई वॉशिंग सोडा आपका क्या है? बेसिक इन नेचर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर? कि प्योर वाटर की मोलरिटी क्या होती है? सबसे पहले बात की मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो? मोलरिटी कहते हो।
और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसीलिए आपकी मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर मैं इसकी मोलैरिटी की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया हमारे पास, 1000 ग्राम हो गया। मोलर मास कितना होता है कितना होता है वाटर का, दैट इज 18 ग्राम। तो जब आपने इसको डिवाइड किया आपके पास आ गया 55.55 मोल। तो जब आपने इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो उसने बोला हुआ था कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो हम उसे 1 लीटर कंसीडर करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 55.55 मोलर जो है वो आपको मोलैरिटी देखने को मिलेगी प्योर वाटर की। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है ये चीज, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको मोलैरिटी निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। और आई होप कि मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता ही होगा आपको, जैसे हाइड्रोजन उसके 2 है, एक क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना मास हो जाता है 16 प्लस 2 कितना हो गया आपका 18 ग्राम आपको देखने को मिलेगा वहां। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड पर डे इन द स्टमक ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। अब ये बात तो सभी को पता है कि हमारे पेट में जो है वो HCl एसिड प्रेजेंट होता है, और जब कभी कभी हमारे अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि HCl जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर, तो वो पूछ रहा है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग पूरे दिन में जो है वो कितना अमाउंट HCl जो है वो सिक्रिएट करता है, दैट इज लेस देन 1.2 लीटर, 1.2 to 1.5 लीटर, या फिर ग्रेटर देन 1.5 लीटर, या फिर 2.7 लीटर। सो इसका डायरेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 1.2 से 1.5 लीटर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो डेली सिक्रिएट करते हैं HCl एसिड को। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, the amount of water produced by combustion of 16 gram of methane in following chemical reaction। आपके पास एक रिएक्शन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है 16 ग्राम ऑफ मीथेन जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर, तो उसने पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। क्लियर, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास, दैट इज 36 ग्राम जो है वो वहां पे क्या होगा, आपको अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। लाइक दिस, देखो वेट ऑफ मीथेन कितना होता है 16 ग्राम, CH4 था आपके पास, ठीक है, कार्बन का कितना हो गया 12, 4 H थे आपके पास, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी कितना हो गया 16 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, 16 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो गया 1 मोल हो गया। सो फ्रॉम द रिएक्शन वो बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने होते हैं 18 ग्राम्स होते हैं, तो 2 मोल्स वाटर के वहां पे प्रोड्यूस हो रहे थे, तो 2 into 18 कितना हो गया आपके पास 36 ग्राम जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी सी बात। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ वॉन्ट हॉफ फैक्टर इज, सभी ने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में वॉन्ट हॉफ फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे हम जो है वो नॉर्मल और ऑब्जर्व नॉर्मल मासेस के बारे में पढ़ते हैं, और वहां पे हम ये चीजें भी पढ़ते हैं कि वॉन्ट हॉफ फैक्टर को जो है वो आई से डिनोट किया जाता है, और आई की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले वॉन्ट हॉफ फैक्टर क्या होता है, देखो इट इज डिनोटेड बाय ई, ये रेशियो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। कभी कभी पेपर में ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। क्लियर, और वो कहता है कि इफ आई इज इक्वल्स टू 0 तो वो चीज क्या होती है इक्विलिब्रियम में होती है, एंड इफ आई इज लेस देन 1 देन इट इज द एसोसिएशन, एंड इफ आई इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज डिसोसिएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा हुआ था एसोसिएशन में वैल्यू पूछी हुई थी, तो वो क्या थी आई इज लेस देन 1 जो है वो आपको वहां देखने को मिलेगा। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, रेशियो होती है एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड when the substance is dissolved and the concentration of substances as calculated from its mass। सिंपल मास और कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जहां से हमें ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का पता चलता है, उस चीज को हम कहते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। और 3 चीजें हैं, आई इज इक्वल्स टू 0, देन इक्विलिब्रियम में आता है आई इज लेस देन 1, देन एसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, देन डिसोसिएशन प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूशंस में देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, इसमें देख लो एसोसिएशन में क्या है, I इज लेस देन 1 था, तो कब होगा, जब ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा प्रिडिक्टेड वैल्यू से, और यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगी, लेस देन 1, I इज लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे I इज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एग्जांपल है, द वैल्यूज ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर लोअर दैन एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको पता है कि 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, कम होती हैं एक्सपेक्टेड से, लाइक रिड्यूस्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वहां पे देखा जाता है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, वहां भी चीजें लो हो रही हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 4th क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, वहां पे भी सेम चीज देखने को मिलती है। ठीक है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर में तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे हायर वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आती है, इसलिए वहां पे आपको हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिचुएशन है, कि वहां पे चीजें लो हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक जो रिएक्शन है वहां पे एसोसिएशन भी देखने को मिलेगी और डिसोसिएशन भी देखने को मिलेगी। तो जहां पे एसोसिएशन है वहां पे I लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी और अगर I इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब वहां पे डिसोसिएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं तो ये क्या होता है कि आपने 1 किलोग्राम सब्सटेंस को बर्न किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसके लिए जो एनर्जी यूज हुई है उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन की, कितनी होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू को जो है वो डिनोट किया जाता है किलो जूल पर किलोग्राम में, और हाइड्रोजन की जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिलती है, दैट इज 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगी, कि दैट मीन्स कि हाइड्रोजन को जलाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज होती है। क्लियर, अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं जो इसकी इनकरेक्ट थी, तो वहां पे पेट्रोल के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू यूज होती है दैट इज 45,000, एलपीजी के लिए 55,000, नेचुरल गैस दैट इज मीथेन CH4 जिसे हम मार्श गैस भी कहते हो उसके लिए है 50,000। So hydrogen has the highest calorific value with 1,50,000 kilojoule per kilogram। ठीक है, सो डेफिनेशन भी ध्यान में रखनी है और यूनिट स्पेशली ध्यान में रखने की कैलोरीफिक वैल्यू के क्या यूनिट्स होते हैं, किलो जूल्स पर किलोग्राम जो होते हैं वो इसके यूनिट्स होते हैं। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच क्या होती है, आपको इतना तो पता ही है कि हमारे पीएच स्केल में ऐसे जो है वो चीजें अरेंज की गई हैं, 0 to 7 चीजें क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, 7 पर स्पीशीज क्या होती हैं आपकी न्यूट्रल होती हैं, एंड 7 to 14 आपका क्या होता है, बेसिक नेचर जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज माइनस log H पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। और अगर ऐसे ही आपसे POH पूछा होता तो वहां पे क्या आता, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलता। क्लियर है इतनी सी बात, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो आपसे पूछा गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस व्हिच हैज द गार्लिक ऑर्डर। वो बोल रहा है कि फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। वैसे तो येलो भी होता है बट यहाँ पे 3 की बात करी गई है। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फास्फोरस का एलोट्रॉप है जिसकी सुगंध जो है वो गार्लिक जैसे, लहसुन जैसी जो है वो देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज व्हाइट फास्फोरस। एंड यू नो दैट कि ब्लैक फास्फोरस जो है वो सभी एलोट्रॉप्स में सबसे ज्यादा स्टेबल है, और व्हाइट फास्फोरस क्या है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, दैट इज वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर है। ठीक, सो याद रखना है कि कौन सा एलोट्रॉप है फास्फोरस का जो गार्लिक ऑर्डर देता है, दैट इज व्हाइट फास्फोरस। और व्हाइट फास्फोरस क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसे क्या है, कोल्ड वाटर में भी रखा जाता है। क्लियर, रेड फास्फोरस जो है वो मैचस्टिक में यूज करी जाती है। क्लियर, और जो आपका ब्लैक फास्फोरस है वो आपका स्टेबल इन नेचर होता है। क्लियर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
देखो व्हाइट फोस्फोरस क्या है, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल है। रेड फोस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिट्स जो है वो लिंक टुगेदर होते हैं और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। ब्लैक फोस्फोरस की बात करूं तो ये अल्फा ब्लैक फोरस और बीटा ब्लैक फोरस में जो है वो एग्जिस्ट करता है। व्हाइट फोस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव एंड दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव, दैट इज इट इज वेरी स्टेबल। इट ग्लोज इन डार्क, मतलब डार्क में क्या, अंधेरे में भी जो है ये ग्लो करता रहता है। इट डजंट ग्लो एंड इट ऑल्सो डजंट ग्लो। यहाँ पे क्या है, ट्रांसल्यूसेंट, बिल्कुल पार्शियली दिखता है हमें व्हाइट फोस्फोरस। यहाँ पे जो है वो आयरन ग्रे लश्यर होता है और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ऑपिक। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसी सिमेट्री है, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल जो है वो देखने को मिलता है। व्हाइट फोस्फोरस सॉल्यूबल है कार्बन डाइसल्फाइड में बट इनसॉल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। दिस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। और ब्लैक फोस्फोरस तो रिएक्ट करता ही नहीं है किसी भी चीज के साथ। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछ रहा है सॉल्यूबल फ्लोराइड्स अप टू 1 ppm आर एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्रोटेक्ट। सबसे पहली बात की जो फ्लोरीन है वो किस बॉडी पार्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीवर, हार्ट, लंग्स या टीथ? तो ये तो सभी को पता है कि फॉस्फोरस और फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉस्फोरस भी नहीं, कैल्शियम जो होता है वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दांतों के लिए। वैसे ही जो फ्लोराइड्स है वो भी किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फॉर टीथ। तो अगर आप सॉल्यूबल फ्लोराइड्स अप टू 1 ppm ऐड कर देते हो ड्रिंकिंग वाटर में तो इससे जो है वो दांतों को डिके होने से जो है वो बचाया जा सकता है। क्लियर है ये चीज? डायरेक्ट क्वेश्चन था, बेसिक सी लाइन थी, वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which metal rod is used as anode in Daniell cell? वो पूछ रहा है कि एज एनोड जो है वो डेनियल सेल में हम किसका यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं डेनियल सेल की तो वहां पे क्या होगा, एक एनोड पे इलेक्ट्रोड लगा होगा, एक कैथोड पे इलेक्ट्रोड जो है वो देखने को लगा होगा और साथ में एक सॉल्ट ब्रिज होगा, बीच में जो है वो सॉल्यूशंस डाले गए होंगे। तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन तो यूज होगा नहीं, कॉपर भी यूज हो सकता है, जिंक भी यूज हो सकता है, लेड भी यूज जो है वो नहीं होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कॉपर जो है वो क्या होता है, कैथोड पे उसकी रिएक्शन देखने को मिलती है और जिंक जो है वो एनोड पे प्रेजेंट होता है। बिकॉज एनोड पे आपकी होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे आपकी होती है रिडक्शन। यहाँ पे होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलता है। तो जिंक जो है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, दैट इज वाई वहां पे जो क्या है एनोड पे क्या है, जिंक के इलेक्ट्रोड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो याद रखना है कि डेनियल सेल में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन में जो एनोड इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है वो किस चीज का बना होता है, जिंक रोड का बना होता है। और कैथोड पे वही चीज जो है कैथोड पे वही इलेक्ट्रोड जो है वो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन लाइक दिस। एनोड ऑक्सीडेशन जिंक, अंदर सॉल्यूशन किसका होगा, जिंक सल्फेट का। कैथोड पॉजिटिव साइन, कॉपर कैथोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, बीच में जो है वो साल्ट ब्रिज KCl के साथ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तो करंट इस साइड फ्लो करेगा एंड दिस इज ऑल योर डेनियल सेल। होता क्या है, जिंक देखो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बीच में पहले आ गया सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड होती है हमेशा ऑक्सीडेशन और राइट साइड दिखाई जाती है रिडक्शन। तो जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट में, और यहाँ पे क्या होता है कॉपर सल्फेट और कॉपर की रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। सो इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रही है और रिडक्शन भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, Who among the following discovered the element plutonium with atomic number 94? देखो ये चीज तो क्लियर होगी कि प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 94 होता है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से किसने जो है वो प्लूटोनियम को डिस्कवर किया है। सो आपके पास ऑप्शन है ग्लेन टी सीबर्ग, मेंडलीव, हेनरी मॉजले या हिजनबर्ग। तो अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव ने जो है वो पीरियोडिक टेबल दिया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हो रहे हैं वो किस बेसिस पे अरेंज किए जाएंगे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास।
क्लियर है? तो मेंडलीव ने तो पीरियोडिक टेबल दिया था, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगर मैं मॉजले की बात करूं तो उन्होंने क्या दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम आज फॉलो करते हैं, और उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। क्लियर? हिजनबर्ग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जिसमें ये कहा गया है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या तो पहले पोजीशन फाइंड आउट होगी देन मोमेंटम जो है वो वहां पे फाइंड आउट होगी। तो ये क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो बचा क्या आपका, ग्लेन टी सीबर्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्लूटोनियम को डिस्कवर किया था सीबर्ग ने, और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, 94 एटॉमिक नंबर जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल पॉलीमर नहीं है? ठीक है, अगर मैं नेचुरल पॉलीमर की बात करूं तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो हमें डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन होते हैं, और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जहां पे मोनोमर यूनिट की पॉलीमराइजेशन करके जो है वो कोई भी नया पॉलीमर जो है वो फॉर्म किया जाता है। लाइक आपके सिंथेटिक जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन के अंडर आती हैं। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो देखिए स्टार्च जो है वो भी नेचुरल है, सेलुलोज इज ऑल्सो नेचुरल, रबर भी जो है वो हमें प्लांट से मिलती है। सो बच्चा क्या, पॉलीस्ट्रीन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि ये क्या है, ये आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? So you can say that polystyrene is not a natural polymer. क्लियर इतनी सी बात? और इसमें एक बात याद रखना कि जो रबर है वो उसके मोनोमर यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं, आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट्स लेके जाते हैं। और अगर मैं सिंथेटिक रबर की बात करूं तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसके मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं, नियोप्रीन जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पेपर्स में आ चुका हुआ है। So according to this question, what is the right answer? Option B, that is polystyrene is not a natural polymer. Clear? चलिए next question. Which of the following water pollutant cause the disease blue baby syndrome? Option fluoride, lead, nitrate या sulfate. ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जब बच्चे को जो है वो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में मिथ हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो किसके साथ रिएक्शन होने पर बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम जो वो होता है, दैट इज ऑप्शन सी आएगा इसमें। द डिजीज ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथ हीमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयन इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर पानी में बहुत ज्यादा नाइट्रेट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम्स जो है वो बेबीज में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? और एक जो है वो मर्करी का भी डिजीज पूछा जाता है कि अगर एक्सेस ऑफ मर्करी है तो कौन सा डिजीज होता है, मीना मार्टा डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। क्रोमियम की वजह से इटाई डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? सो ये क्वेश्चंस भी जो है वो माइंड में रखने हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, नाइट्रेट की वजह से जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिव? वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का जिसके बीच में हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो जनरली रहते हैं। तो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, ग्रीन हाउस, ये तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बायोस्फीयर एंड देन ट्रोपोस्फेयर। तो देखो बायोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ग्रीन हाउस तो होंगे नहीं बच्चे, दो ऑप्शन, या तो बायोस्फीयर होगा या तो ट्रोपोस्फेयर होगा। अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूं तो उसमें जो है हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आता है जहां पे हम लोग रहते हैं या जहां पे कोई भी जीव जो है वो रहता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे। तो देखो लाइफ कहाँ पे है, एनिमल लाइफ जो है वो सबकी है, एनिमल्स की भी है, प्लांट्स की भी है, हर चीज की जो है वो लाइफ देखने को मिलती है। और लाइफ जो है वो अर्थ पर भी है और अबव द अर्थ भी है। सो दैट इज वाई बायोस्फीयर तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है जहां पे हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रिसाइड करते हैं। सो वो रीजन कौन सा है जहां पे ह्यूमन बीइंग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फेयर में जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्लियर? सो देखिए बायोस्फेयर में क्या था, यहाँ पे आपको हाइड्रोस्फेयर, पानी में भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लिथोस्फेयर लैंड
के ऊपर भी और एटमॉस्फेयर एयर में भी जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि जहां ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस चीज को क्या कहा जाता है, तो उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। और ट्रोपोस्फेयर अर्थ से मतलब सबसे पहली लेयर जो है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है, जहां पे हम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या 0 to 12 किलोमीटर, उसके आगे आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो ओजोन लेयर एक्सिस्ट करती है और आपके जितने भी जेट प्लेन्स हैं या एरोप्लेन्स हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, सारे के सारे स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये अर्थ से 12 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद आता है आपका मीजोस्फेयर, जहाँ पे बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्फेयर, जहां पे आपके सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। एंड देन आपका आता है एक्सोस्फेयर, जहां पे आइंस की फॉर्मेशन या स्टार्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो कभी कभी इन लेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका हुआ है कि जो ओजोन लेयर है वो किस लेयर में प्रेजेंट होती है और आपके जो जेट प्लेन्स हैं वो भी किस लेयर में फ्लाई करते हैं, देन दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। और याद रखना है कि लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। Clear? Next question. What will be the change in pH of a solution when hydrogen ion concentration is increased by a factor of 100? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला था कि pH में क्या चेंज आएगा जब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो 100 टाइम्स क्या हो रही है, 100 के फैक्टर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा वो है if hydrogen ion concentration increases by a factor 100, that is 10 raised to power 2, then it decreases by 2. That means कि right answer आपके पास क्या होगा, to decreases by 2। ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या है, right answer है। क्लियर? एक बार फिर से देख लो। वो कहता है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में वो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, अगर वो सिर्फ 10 से इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या है कि उसकी पीएच जो है वो 1 नंबर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर सिंपल 10 है, अगर यहाँ पे 10 कंसंट्रेशन दी होती, 10 ही लिखा होता, तो वहां पे क्या होता, डिक्रीज करती पीएच बाय द फैक्टर 1। अभी उन्होंने 100 फैक्टर दिया हुआ है तो मतलब कि आपकी पीएच जो है वो डिक्रीज करेगी बाय द फैक्टर 2। और अगर ऐसे ही 1000 दिया होता तो पीएच आपकी डिक्रीज करती बाय द फैक्टर 3। ये जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of these is absolute zero temperature? इनमें से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा है? अच्छा, अब चार्ल्स लॉ सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है आपका जो फॉर्मूला चार्ल्स लॉ आपको क्या बताता है कि वहां पे आइसोपोरिक पे जो है वो चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टेम्परेचर मेजर्ड यूजिंग द केल्विन स्केल where 0 is absolute zero and the 0 point is the temperature at which particles of matter have their minimum motion and become no cooler, minimum energy होती है। तो एक ऐसा पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, मिनिमम मोशन होती है और वो कुछ भी आगे जाके ठंडे नहीं हो सकते। मतलब मिनिमम एनर्जी जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस में देखने को मिलती है। दैट इज, सो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज -273। अदरवाइज कभी कभी फॉर्मूला में दिया होता है -273.15 केल्विन। बट रिमेंबर, अगर यहाँ पे 273.16 केल्विन आ जाता है तो ये जो वैल्यू नेगेटिव में थी ये यहाँ पे आके पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो अगर मैं एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करूं तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है आपके पास, -273.15 केल्विन, जहां पे मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, मिनिमम मोशन जो है और मिनिमम एनर्जी जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर? सो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, कि आपके पास ए कोई एलिमेंट है, उसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, ns2np5 है। एंड दैट ऑफ द बोरोन इज ns नॉट बोरोन, एंड दैट ऑफ द बी, मतलब एक बी कोई और एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए एंड बी? अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं ns2np5 तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए में है ns2np5, 5 + 2 कितने हो गए, 7। मतलब इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जरूरत है। ठीक है,
और जो बी था आपके पास वो क्या है, NS1 है। अगर ये अपना एक क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर बी अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। ए जिसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है, तो क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव। तो किस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, बी ए की फॉर्मेशन हो रही है। तो राइट आंसर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे NH2NP5 जो है वो क्या है, 7 है, और 7 कौन सा होता है, ग्रुप 17, हैलोजन फैमिली जिसे आप कहते हैं। और NS1 किसकी होती है, एल्कली मेटल्स की होती है। ठीक है, दैट इज ग्रुप 1 जो है आपको वहां पे देखने को मिलता है। सो ये जो है फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, क्योंकि सोडियम को अपना एक लूज करना होता है, क्लोरीन को एक गेन करना होता है, और वो प्रॉपर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वहां पे कर देते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which process is used to separate a mixture of two or more miscible liquids having small boiling point difference? वो कह रहा है अगर दो लिक्विड्स आपस में पूरी तरह से डिसॉल्व हैं, घुलनशील हैं, तो उन्हें अलग अलग करने के लिए आप किस मेथड का यूज करोगे जब उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो देखो, जब भी हम मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं तो वहां पे हम डिस्टिलेशन का यूज जो है वो करते हैं। डिस्टिलेशन के बाद फिर हम आते हैं आगे स्टीम डिस्टिलेशन पे, वैक्यूम डिस्टिलेशन पे, देन आपकी आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि जब आपके टू लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम होता है तब हम वहां पे जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज जो है वो करते हैं। सो क्लियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपके पास क्या होती है, सीएनजी होती है। और सीएनजी में मेन गैस कौन सी है, जो नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस आपकी क्या होती है, मीथेन, CH4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर, हाइड्रोजन हो नहीं सकती है, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो आपकी एलपीजी में पाई जाती है। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपकी होती है वो कौन सी होती है, आपकी मार्श गैस जिसे आप मीथेन गैस कहते हो, वो जो आपकी क्या होती है, नेचुरल गैस के फॉर्म में पाई जाती है। ब्यूटेन और प्रोपेन आपका क्या है, एलपीजी में देखने को मिलता है, और हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं हो सकता है। क्लियर, हैवीएस्ट गैस है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कि वाटर गैस जो है वो किस चीज का मिक्सचर है। देखो, वाटर गैस को जो है वो सिन गैस भी कहा जाता है, या फिर इसे सिंथेसिस गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। सो वाटर गैस क्या होती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो वाटर गैस होती है। क्लियर, और जब आपका CO प्लस नाइट्रोजन आ जाएगा तो आप उसे क्या कहोगे, प्रोड्यूसर गैस जो है वो उसे कहोगे। ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत बार पेपर में आ चुके हुए हैं। सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन, जो वाटर गैस है वो क्या है, CO प्लस H2, वहां पे हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर गैस की, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, CO प्लस नाइट्रोजन गैस जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलिए एक और चीज बताती हूँ कि जो आपकी N2 होती है ना, इसे एजोट गैस भी कहा जाता है। एजोट का मतलब होता है नो रिएक्शन नो लाइफ, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, बहुत अनरिएक्टिव गैस है, इसीलिए लेज के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस जो है वो यूज करी जाती है, क्योंकि ये जनरली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज, ठीक है, NH3 की अगर मैं बात करूं तो NH3 के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, NH3 क्या है, लोन पेयर्स है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे हम इसे, क्योंकि ये अपने लोन पेयर्स क्या करता है, डोनेट करता है, और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, NH4 पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। क्लियर है इतनी सी बात। लाइक दिस एसिड वाटर, NH3 क्या है, आपका बेस है। जब आपने रिएक्शन करी तो यहाँ पे क्या होगा, NH3 जो है वो NH4 पॉजिटिव एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे OH नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, वो ज्यादा बेसिक है किससे, वाटर से। दैट इज वाई जो है अमोनिया का जो बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या होगा, वीकेस्ट इन नेचर होगा।
क्लियर। और ये एसिड का क्या बनेगा, उधर जाके बेस की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे एसिड क्या है, इसके वाटर क्या है, इसके मुकाबले में कम कम बेसिक है, तो ये क्या बनाएगा, वहां पे कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन जो है वो वहां पे करे। क्लियर है। तो याद रखना है कि अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, NH4 पॉजिटिव जो है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H3PO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड। H3PO4 क्या है, मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, या नन ऑफ दिस। तो देखो कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ट्राई बेसिक एसिड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों देखने को मिलेगा, लेट्स एक्सप्लेन। देखो H3PO4 सिंगल कितने H है, 3 H है, और O कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और एक क्या है, फोस्फोरस। इसका नाम आपको वैसे भी याद होना चाहिए, क्या नाम है इसका, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और कभी कभी पेपर में ना फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी इसकी, +3 + x - 8 = 0। तो ये आ गया आपके पास 8 - 3 5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपके पास होता है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3। तो यहाँ पे कितने H हैं, है तो आपके पास 3 ही है, H3PO3 जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये क्या है आपका डाइबेसिक है, क्योंकि हमने जो है वो 2 ये देखने होते हैं, ये चीजें हमने देखनी होती है, ठीक है, कि कितने H आइंस क्या है, रिप्लेसेबल है, वो क्या होता है, उसकी बेसिसिटी इन नेचर होती है। क्लियर है। जैसे अब आगे देखिए H3PO2, देन इसमें हाइड्रोजन जो हुआ है एक ही ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, एक ही OH प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये क्या है, मोनोबेसिक है। तो जब भी किसी भी चीज की बेसिसिटी पूछी जाती है ना, तो बस ये ध्यान देना होता है कि कितने OH लगे होते हैं, तो जितने H लगे होंगे उतना ही वो बेसिक होगा। यहाँ पे 3 OH थे तो ट्राई बेसिक, यहाँ पे 2 OH थे तो डाई बेसिक, यहाँ पे 1 OH था तो ये क्या बन गया आपका, मोनोबेसिक। एंड दिस इज व्हाट आल्सो मोनोबेसिक, इसका नाम क्या है, HPO3, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सो इनके नाम, फॉर्मूलाज, देन इसकी बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे हर बार जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। और ये फॉस्फोरस ग्रुप से है, और एक बार सल्फर ग्रुप से भी ये चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इज। वो बोल रहा है कि हमने क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा, यहाँ पे देखो NH3 क्या है, वो सबसे बेसिक है, किससे, वाटर से भी। देयरफॉर NH2 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड NH3 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव। देयरफॉर आपका जो ट्रेंड है वो क्या आएगा, कि सबसे ज्यादा ये क्या है आपका, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना बेसिक स्ट्रेंथ का, तो ये सबसे ज्यादा आ जाएगा, देन उसके बाद OH नेगेटिव, देन अमोनिया, एंड देन वाटर क्या आ जाएगा लास्ट में जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि यहाँ पे जो NH2 नेगेटिव है वो क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है किसका, वीक एसिड NH3 का, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि NH2 नेगेटिव क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद OH नेगेटिव, देन अमोनिया, देन वाटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों के कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका जो ये क्या बना हुआ है, कॉन्जुगेट बना हुआ है। वाटर का कॉन्जुगेट जो है वो OH बना हुआ है, जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में आपको बताया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन ग्राम इज इक्वल्स टू। CO2 का मास निकालना है, तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, 16 2 32, तो कितना आ गया 44 ग्राम्स। सीधा क्वेश्चन था। सो द राइट आंसर इज 44 ग्राम, दैट इज ऑप्शन सी। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा हुआ था, उन्होंने सिंपल पूछा हुआ था कि एक ही मोल है, अगर यहाँ पे 2 या 3 होते तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 या 3 से, बट वहां पे अभी क्या था, एक ही मोल पूछा हुआ था। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्या निकाला, मोलर मास निकाला, तो क्या निकाला, उसका हमें क्या मिल गया, वहां से आंसर जो है वो देखने को मिल गया। तो कितना आंसर था यहाँ पे 44 ग्राम इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी हुई है, 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, कितना टेम्परेचर है 298 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, ये तो मोलरिटी थी, ये कंडक्टिविटी दी हुई है। पूछा क्या हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शंस में दिया गया है 0.124, 124, 12.4 या 0.0124। और एक बात याद रखना, इसके यूनिट्स भी हैं जो वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो देखो क्या है,
कंडक्टिविटी को हम कापा से शो करते हैं, C क्या है, मोलैरिटी है, T क्या है, टेम्परेचर, और ये सारा क्या है क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है हमें, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किससे निकाली जाती है, डेल्टा एम से। फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू कापा अपॉन सी। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो देखो 1000 इंटू कापा कितना है, वैल्यू दी हुई है, सी में उसकी वैल्यू पुट कर दो। जब सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 124 साइमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपको आंसर देखने को मिलेगा। सो इजी था क्वेश्चन, सिर्फ आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना था। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन B, that is 124 Simon mole inverse centimeter square, and this one is the solution. So this is all about today. आज के जो सेशन में इतने क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो तब तक आप अपनी स्टडी करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।